नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास सिक्स्थ सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार क्या होती है। तो ये हमारी कुछ हेडलाइंस दी हुई हैं, चलिए इनको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे के चैप्टर पे चलते हैं। तो पहली हेडलाइन हमारी किसके बारे में है? पहली हेडलाइन जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मतलब जो लेबर नहीं होता है, उनके राइट्स को लेकर है। दूसरी जो हेडलाइन है वो कहीं पे बाढ़ आई है उससे है। तीसरी जो हेडलाइन है वो प्याज के दाम बढ़ गए हैं, उससे जुड़ा हुआ है कि भाई जो सरकार है वो कह रही कि कोई मार्केट में कमी अमी नहीं होगी प्याज व्याज की। सुप्रीम कोर्ट के जज ज़्यादा होने चाहिए, उसका है। अगली जो कोल और पावर सेक्टर होता है उससे जुड़ी हुई हेडलाइन है। और अगली जो हेडलाइन है वो कमी को लेकर है कि भाई कहीं पे 15,000 से ज़्यादा गाँव में कुछ कमी होगी पानी वानी की, उसको लेकर है। ठीक है, चलो। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मैंशन सेवरल टाइम। इसमें ये कह रहा है कि आपने जो शब्द होता है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, इसको कई बार मेंशन होते हुए, मतलब कई बार आपने इसको चर्चा में आते हुए सुना होगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वॉट अ गवर्नमेंट इज। इस चैप्टर के अंदर आप यही सीखोगे कि जो सरकार होती है वो होती क्या है, एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्ले इन आवर लाइफ। और हमारे जीवन में ये कौन सा महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, सरकारें करती क्या हैं। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, वो कैसे डिसाइड करती हैं, कैसे निर्धारित करती हैं कि भाई करना क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो अलग अलग प्रकार की सरकार होती है जैसे कि मोनार्क, डेमोक्रेसी, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। चलो, तो यहाँ हमारा छोटा सा एक आर्टिकल दिया हुआ है, इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन अबव एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बीइंग डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइंस। मतलब ये कह रहा है कि भाई ऊपर की जो न्यूज़पेपर हेडलाइन दी हुई थी उनको पढ़ो और उनमें ये देखो कि सरकार जो है वो कौन कौन से अलग अलग कामों को कर रही है। तो भाई ये आप पढ़ लो क्या कर रही है। यहाँ पे जो राइट्स होते हैं वर्कर्स के, उनको मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के ऊपर सरकार काम कर रही है। यहाँ पे महंगाई को लेकर है, यहाँ पे बाढ़ को लेकर है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर है, यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर है, यहाँ पे कमी को लेकर है। ठीक है, तो अलग अलग आप देख सकते हो कि जो सरकार है वो अलग अलग खूब सारे काम करती है। एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। इसमें ये कह रहा है कि हर देश को एक सरकार की ज़रूरत होती है ताकि वो फैसले कर सके और चीज़ों को कंप्लीट कर सके, मतलब चीज़ों जो भी चीज़ होनी है, जो भी काम होना है उसको कर सके। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड और स्कूल। ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये जो फैसले हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं कि भाई सड़क कहाँ बनानी है, स्कूल कहाँ बनाना है, या फिर प्याज का अगर रेट बढ़ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उसका रेट कैसे कम करना है। साथ ही में बिजली की सप्लाई कैसे बढ़ानी है। ये सारे काम कौन, ये सारे काम सरकार ही हमारी देखती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कई सारे सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। सरकार कई सारे प्रोग्राम चलाती है ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता हो सके। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल सर्विस एंड इंडिया एंड रेलवे सर्विस। जो गवर्नमेंट है वो और भी कई सारे महत्वपूर्ण काम करती है, जैसे कि भारत की जो पोस्टल सर्विस है, यानी कि भारत का जो भारत डाक है उसको चलाना, साथ में जो रेलवे होती है, जो ट्रेन होती है, उन सबको चलाना। ये सब किसका काम है? ये सब सरकार यानी गवर्नमेंट का ही काम है। The government also has the job of protecting the boundaries of country and maintaining peaceful relation with the other countries. इसमें क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट होती है उसका मतलब उसका ये भी काम है कि वो हमारे देश की जो बाउंड्री है, मतलब किसी भी देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करे, साथ ही में दूसरे देशों के साथ में कैसे दोस्ताना शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट। इसकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो सरकारें हैं वो ये भी सुनिश्चित करें कि उनके देश के जितने भी नागरिक हैं क्या उनको पर्याप्त भोजन मिल रहा है या नहीं, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी, और उनको अच्छी सेहत की सुविधाएं मिलें। When there are natural disaster like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people. क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि सुनामी आ गई या भूकंप हो गई, तो गवर्नमेंट ही हमारी जो भी एड, जो भी सहायता पहुंचानी है, जो भी मदद पहुंचानी है, उन सबको ऑर्गेनाइज करती है।
If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court. क्या कह रहा है, अगर कोई डिस्प्यूट, कोई मतभेद हुआ है या किसी ने कोई क्राइम, कोई गुनाह किया है, तो आपको कोर्ट में लोग मिल जाएंगे जो कि उसका समाधान कर सकें. कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जो कोर्ट्स होती हैं, जो हमारी ये अदालतें होती हैं, ये क्या होती हैं, ये भी हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार का ही एक हिस्सा है. Perhaps you are wondering how government managed to do all of this. हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि जो सरकार है वो ये सारा काम आखिर कैसे कर लेती है, and why it is necessary for them to do so. और उनके लिए ये करना ज़रूरी क्यों है. When human beings live and work together, there need to be some amount of organization so that decision can be made. जब भी जो इंसान होता है वो साथ में रहता और काम करता है, तो हमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे कि जो फैसले हैं उनको जल्दी और सही से किया जा सके. अब देखिए यहाँ पे एक हमारा नन्हा सा क्वेश्चन टाइप का है. इसमें ये कह रहा है, कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मेंशन. इसमें ये कह रहा है कि क्या 3 काम जो कि जिसकी अब तक ऊपर चर्चा नहीं की गई है, क्या ऐसे कोई 3 काम है जो कि सरकार करती है जिसकी ऊपर चर्चा नहीं की गई है. हाँ, कई सारे हैं. जैसे कि आपके घरों में जो वाटर सप्लाई यानी पानी की जो सप्लाई आती है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आती है. आपके घरों में जो कचरा उठाने वाले आते हैं वो भी कहाँ से, गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं. साथ ही में जो मार्केट का जो रेट होता है वो कौन कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट करती है. ठीक है, तो ऐसे आप 3 लिख सकते हो. सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. इसमें ये कह रहा है कि कुछ नियम हमको बनाने होते हैं जो कि सभी पर लागू हों. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. उदाहरण के लिए, जो देश के संसाधन हैं उनको काबू करना, मतलब उन पे सही प्रकार से काबू रखना, और जो देश की सीमाएं हैं, जो देश की भूमि है, उसकी सुरक्षा करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है. सो पीपल कैन फील सेफ, सिक्योर, ताकि जो लोग हैं उनको सिक्योर यानी कि उनको सुरक्षित महसूस हो. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ दियर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो ये फैसले लोगों के बिहाफ पर, मतलब लोगों की जगह पर लेती है. अपनी जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, मतलब लोगों का नेतृत्व करके. टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग देम, फैसले लेकर उन फैसलों को इम्प्लीमेंट यानी उन फैसलों को लागू करके. अमंग ऑल द पीपल्स लिविंग इन देयर टेरिटरीज, मतलब जो जितने भी लोग उनके टेरिटरी या जितने भी लोग एरिया के अंदर, किसी भूमि के अंदर रह रहे होते हैं, उन सब पे वो सारे जो नियम कानून हैं वो लागू होते हैं. लेवल ऑफ गवर्नमेंट. लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का स्तर. Now that you know that government is responsible for so many different things, can you think of how it managed to do all of this. इसमें ये कह रहा है कि अब, क्योंकि आप जैसे कि आप जान चुके हो कि जो गवर्नमेंट है वो इतनी सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इतनी सारी चीज़ों को करती है, तो वो ये मतलब तो वो इन सभी कामों को कैसे मैनेज करती है. द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल. जो सरकार है वो अलग अलग लेवल पर यानी अलग अलग स्तर पे काम करती है. जैसे कि लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल. किन किन लेवल पर, जो लोकल यानी जो स्थानीय स्तर होता है उस पर काम करती है, जो राज्य का स्तर होता है उसके ऊपर काम करती है, और जो नेशनल यानी जो राष्ट्रीय स्तर होता है उस पर हमारी जो सरकार है वो काम करती है. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. द स्टेट लेवल मीन्स दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और आसाम. एंड नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री. क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो लोकल लेवल है उसका मतलब है कि भाई वो सरकार जो कि तुम्हारे गांव, तुम्हारे शहर, तुम्हारे जो भी इलाका है उस सबको देखती है. स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का मतलब है कि वो सरकार जो कि बड़े बड़े राज्य से हरियाणा हो गया, असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गए, इन सबको देखती है. और नेशनल लेवल से मतलब नेशनल लेवल यानी कि वो सरकार जो कि हमारे क्या पूरे देश के काम को देखती है. लेटर इन दिस बुक यानी कि बाद में इसी किताब के अंदर, यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन. आप ये पढ़ोगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है. एंड when you go into the next classes, you will learn about how government function at state and central level. इसमें क्या कह रहा है कि भाई जब आगे की क्लासेस में जाओगे तब आप ये पढ़ोगे कि जो गवर्नमेंट, जो सरकार है वो राज्य और सेंटर के स्तर पे कैसे, मतलब केंद्रीय स्तर पर कैसे काम करती है. ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है. लॉज एंड द गवर्नमेंट.
द गवर्नमेंट मेक लॉस एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो लॉ यानी कि कानून को बनाती है और जो कोई व्यक्ति भी किसी देश में रहता है उसे उन सभी कानूनों का पालन करना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। ये इकलौता ऐसा तरीका है जिससे कि गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वो काम कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन। ये कह रहा है कि जो सरकार होती है, जैसे उसके पास में पावर है कि वो फैसले बना सकती है, वैसे ही उसके पास में पावर्स है कि वो इन फैसलों को लागू भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल द पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। एनी पर्सन caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. Without these law, the government power to make decision is not much of use. क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है कि भाई उदाहरण के लिए मान लो एक नियम है कि सरकार ने लागू किया है कि जो व्यक्ति भी व्हीकल, कोई भी वाहन चला रहा है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर उसके पास में लाइसेंस नहीं है तो उसको जेल भी हो सकती है या फिर उसको फाइन भी बहुत भारी देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें ये कह रहा है कि इस प्रकार के जो लॉज होते हैं, इनके मतलब इस प्रकार के जो लॉज होते हैं जो कि जिससे कि गवर्नमेंट को पावर मिलती है, अगर ये नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के डिसीजन का कोई भी यूज़, मतलब कोई भी इस्तेमाल एक तरीके से नहीं रहेगा। डिस्कस, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉ। ये कह रहा है कि ऐसे एक और दूसरे लॉ के उदाहरण के बारे में सोचो। वाई डू यू थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पीपल अबाइड बाय दिस लॉ। आपको मतलब इसमें ये पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि लोग जो हैं इन नियमों का पालन करें। एग्जाम्पल के लिए मान लो सरकार का एक लॉ है, एक नियम है कि आप किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते हो, उसको परेशान नहीं कर सकते हो। अब मान लो ये लॉ नहीं होता तो भाई कल को, अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, कोई कहो दरवाज़ा खटखटा रहा होता, अभी अंदर घुस आता, कहता और आकाश भाई क्या चल रहा है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. इसमें ये कह रहा है कि सरकार जो कदम उठाती है उसके साथ साथ अगर लोगों को लगता है कि कोई जो नियम है उसका ठीक प्रकार से पालन नहीं हो रहा है, लोग उसको नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? इफ़ अ पर्सन फील फॉर एग्जाम्पल दैट दे आर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। इसमें यह है, उदाहरण के लिए मान लो कोई व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि उसको नौकरी नहीं दी जा रही है सिर्फ उसके धर्म की वजह से या फिर उसकी जाति की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट के पास में जा सकता है और कोर्ट के पास में जाके कंप्लेन कर सकता है कि भाई जो लॉ बनाया गया, जो कानून बनाया गया है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो जो कोर्ट है वो आदेश देगा कि भाई जो भी लॉ है उसको सही प्रकार से फॉलो किया जाए। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट वॉट शुड बी डन। मतलब यही है कि भाई जो कोर्ट है उसके बाद वो आदेश देगा कि आगे फिर करना क्या है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के प्रकार। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। इसमें ये कह रहा है कि भाई सरकार को किसने ये पावर दी, मतलब सरकार को किसने ये शक्ति दी कि वो फैसले बना सकती है और कानूनों को लागू कर सकती है। तो ये शक्ति किसने दी है? ये शक्ति जो हमारे देश का संविधान है वो सरकार को देता है। द आंसर टू, देखिए अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि संविधान क्या है, तो संविधान एक तरीके से मान लो ये हमारे देश को कैसे चलाना है वो पूरे नियम कानून की एक बुक टाइप की है। ठीक है, बुक कह लो या फिर एक पूरे नियम कानून का एक सेट है जिसके हिसाब से जो देश है वो चलाया जाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। इसमें कह रहा है कि इस सवाल का जो जवाब है वो इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की किसी भी देश में सरकार है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी जो मतलब जिसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो लोग होते हैं वो सरकार को पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और एंड इलेक्ट देम। ये ऐसे कैसे करते हैं? इलेक्शन के थ्रू अपने जो भी लीडर, इनको जो भी पसंद होता है उनको इलेक्ट करते हैं ताकि वो ताकि वो क्या है, काम कर सके पूरे देश के बिहाफ पर। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉलो द गवर्नमेंट। एक बार चुने जाने पे जो लोग होते हैं ये क्या बनाते हैं? ये सरकार बनाते हैं।
इन आर डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसे अपने कामों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कल को कोई रोड बननी है, ठीक है, और उस रोड में मतलब उस रोड की वजह से कई सारे घर तुड़वाने हैं या फिर कई सारी जगहें तुड़वानी हैं, तो उस पे आप सवाल उठा सकते हो कि भाई ये काम क्यों कर रहे हो, हमारा घर क्यों तुड़वा सकते हो। तो इस पे फिर सरकार को जवाब देना होगा ना कि अरे ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके लिए रोड बना रहे हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आपका घर तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे उनको जवाब देना पड़ेगा। मतलब ये है कुल मिला के कि जो सरकार होती है उसको जवाब देना पड़ता है किसी भी अपने नियम कानून के ऊपर अगर कोई उनसे सवाल पूछता है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। एक और प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है वो होती है मोनार्की। मोनार्की को हम लोग क्या कहते हैं, राजा राज भी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है भाई, कोई राजा रानी होती है, उसके अंडर पूरा देश चलता है। द मोनार्क किंग और किंग हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मतलब जो राजा रानी जो भी होते हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो फैसले कर सकते हैं और देश को अपने हिसाब से चला सकते हैं। द मोनार्क मे हैव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। मतलब ये कह रहे हैं कि जो मोनार्की सिस्टम होता है इसके अंदर हो सकता है कुछ कम लोगों का, कुछ छोटे बहुत लोगों का एक ग्रुप हो जो कि क्या करे, जो कि राजा रानी को सलाह दे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, जो आखिरी फैसला होता है वो किसका, वो राजा और रानी का ही माना जाता है। Unlike in democracy, king and queen do not have to explain their action or defend the decision they take. इसमें यह है कि डेमोक्रेसी में जैसे कि क्या भाई सरकार को जवाब देना पड़ता था, लेकिन मोनार्क के अंदर क्या होता है, राजा रानी को जवाब नहीं देना होता है। मतलब यह है कि भाई मान लो कल को राजा को 4-5 घर नहीं अच्छे लगे, उसने कहा जाओ तोड़वा दो ऐसे ही। अब भाई तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि राजा का आदेश है कि नहीं। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो आपको बताना पड़ेगा कि घर तोड़ रहे हो तो क्यों तोड़ रहे हो, किस वजह से तोड़ रहे हो, वैलिड रीज़न है कि नहीं कि ऐसे ही मन में तोड़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन राजा रानी में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्कस, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट इफेक्ट दैम। इसमें ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं उनको ऐसे डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कि उनके जीवन पर असर पड़ता हो। तो मेरे हिसाब से जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि भाई मान लो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एग्जाम्पल लेते हैं गांव का, ठीक। मान लो गांव के लिए कोई नियम बनना है। अब गांव के लिए नियम बनाने के लिए ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी गांव को देखा नहीं या फिर वो उस गांव से बिल्कुल ताल्लुक ही नहीं रखते हैं, तो क्या वो उस गांव की परेशानी को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो अगर आपको उस गांव के लिए, किसी एक पर्टिकुलर गांव के लिए कोई सही से नियम बनाना है, तो उसके लिए आपको उस गांव के कुछ लोगों को चुनना होगा जो कि उस गांव में क्या परेशानी है इसको समझते हो, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लिव इन। आप कौन से प्रकार की गवर्नमेंट को प्रेफर करोगे जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे। तो मैं तो भाई प्रेफर करूँगा किसको, डेमोक्रेसी को। मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी ही सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट। अच्छा नीचे के कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा तो ये 3 हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन अ मोनार्क द कंट्री सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट हुएवर दे वांट। मतलब मोनार्की के अंदर जो देश के नागरिक होते हैं उन पे अधिकार होता है कि वो किसी को भी मतलब अपने मन के नेता को चुन सकते हैं। तो ये हमारा एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजा के बाद उसका जो बेटा है वो राजा बनता है। इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रील द कंट्री। डेमोक्रेसी के अंदर राजा ही नहीं होता है तो राजा के पास की पावर कहाँ से आ गई, तो ये भी हमारा गलत है। इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक। मतलब ये कह रहा है कि भाई मोनार्की के अंदर जो लोग हैं वो राजा के किसी फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, तो ये भी मेरा गलत है। नहीं उठा सकते हैं क्योंकि राजा का जो फैसला है उसको फाइनल माना जाता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये तीनों ही गलत हैं। और अगर मैं इनको इम्प्रूव मतलब इनको मैं सही करना चाहूँ तो ऐसे चेंज कर सकते हैं, कंट्रीज सिटीजन आर नॉट, यहाँ पे नॉट कर लो, NOT, आर नॉट अलाउड टू इलेक्ट whomever they want. इन अ डेमोक्रेसी अ किंग डू नॉट हैव, यहाँ लिख दो डू नॉट या डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डू नॉट डज नॉट, अच्छा हैज़ है, डज नॉट लिखो, DOES, डज नॉट हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल the country. In a monarchy people can raise, people can not कर दो यहाँ पे, in a monarchy people cannot raise questions about the decision the monarch takes, ठीक। चलो जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया यानी जो हमारा भारत देश है वो कैसा है, वो एक डेमोक्रेसी है, यानी कि ये हमारा एक लोकतंत्र है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल।
ये जो अचीवमेंट है, मतलब हमारे जो देश, ये जो डेमोक्रेसी है, ये किसके वजह से है? जो भारत के लोगों ने जो बहुत ही लंबा संघर्ष किया है, उसका ये रिजल्ट है। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। दुनिया में और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोगों ने संघर्ष किया है डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। इसमें ये कह रहा है कि अब आप जानते हो कि जो मेन फीचर होता है हमारा डेमोक्रेसी का, वो ये होता है कि लोगों के पास में पावर है कि वो अपने नेता को चुन सकते हैं। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय पीपल। तो एक तरीके से देखें तो डेमोक्रेसी हमारी क्या होती है? डेमोक्रेसी के अंदर जो मतलब जो डेमोक्रेसी है वो लोगों द्वारा चलाई जाती है। द बेसिक आइडिया इज दैट The basic idea is that people rule themselves by participating in making their rules। मतलब ये कह रहा है कि जो बेसिक आइडिया है इसमें वो ये है कि जो लोग हैं वो भाग लेते हैं अपने खुद के लिए जो भी ये रूल्स हैं इनको बनाने में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उसको हम हमारे समय में कैसे रेफर करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से रिप्रेजेंट करते हैं। In representative democracies, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election होगा, थ्रू एन, एक सेकंड रुक जाइए, इलेक्शन प्रोसेस। मतलब ये कह रहा है कि हमारे ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली किसी भी चीज़ में पार्ट नहीं लेते, मतलब डायरेक्टली शामिल नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने जो मनपसंद नेता है उसको इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं कि वो जाके उनके बिहाफ पर रूल्स बनाएं। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, देन इसके बाद में हम लोग दीस रिप्रेजेंटेटिव से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो। Nowadays in the world have government willing to share power and all over Europe and USA women's and the poor have had to fight for participation in government। इसमें ये कह रहा है कि आज कल के जो समय की जो सरकारें हैं वो अपने पावर को शेयर करने के लिए यानी कि बांटने के लिए काफ़ी तैयार हैं। ऑल ओवर यूरोप, मतलब यूरोप, अमेरिका, बहुत मतलब पहले की बात इसमें कह रहा है कि जो महिलाएं और जो गरीब लोग हैं उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। वुमेन स्ट्रगल टू गॉट वोट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें कह रहा है कि महिलाओं का ये जो स्ट्रगल था, ये जो संघर्ष था कि उनको वोट डालने को दिया जाए, वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड वुमेन सरफरेज मूवमेंट। इस मूवमेंट, जो मूवमेंट मतलब जो मुहिम, जो आंदोलन चला गया था, इसको वुमेन सरफरेज मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। एज द टर्म सरफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सरफरेज जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है? वोट करने का अधिकार। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग। युद्ध के दौरान कई सारे जो पुरुष थे वो कहाँ? जंग के मैदान पे जंग लड़ने गए थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज अर्लियर कंसिडर मेंस वर्क। और इस वजह से महिलाओं को वो काम करने पड़ रहे थे जो कि पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। मैनी वुमेन बिगेन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कई सारी जो महिलाएं हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार के कामों को करना, उसको मैनेज करना शुरू किया। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगेन टू वंडर व्हाई दे हैड created so many unfair stereotype about women and what they are capable of doing। जब लोगों ने देखा कि भाई महिलाएं इतने अच्छे से काम कर रही हैं तो वो सोचने लगे कि आखिर हम लोगों ने हम लोग महिलाओं के साथ में इतना ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट कर ही क्यों रहे हैं। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। और फिर से मतलब तब से हम महिलाओं को पुरुषों के ही भांति काफ़ी केपेबल, काफ़ी योग्य देखने लगे हैं, मतलब फैसला ऐसा करने में काफ़ी योग्य मानने लग गए हैं। द सफरगेट्स डिमांड द राइट टू वोट फॉर ऑल द वुमेन। जो सफरगेट्स थे उन्होंने ये मांग रखी कि सभी महिलाओं को वोट डालने का क्या मिले? राइट मिले। एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड दे चेंज देमसेल्फ टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। और अपनी जो मांगे हैं उनको, मतलब उनकी जो मांगे हैं उनको सुना जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को जो रेलिंग होती है उससे बांध लिया, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे जो रेलिंग होती है उससे खुद को बांध लिया। मैनी सफरगेट्स वर इम्प्रिजन। कई सारे जो सफरगेट्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। एंड वेंट और हंगर स्ट्राइक। और कई तो भूख हड़ताल पर बैठ गए। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। और उनको जबरन
खाना खिलाना पड़ा। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920। जो अमेरिका की महिलाएं हैं उनको 1920 में ये अधिकार मिला कि वो वोट डाल सकती हैं। वाइल वुमेन इन यूके गॉट टू वोट ऑन सेम टर्म एज मैन सम ईयर लेटर इन 1928। जबकि यूके के अंदर जो महिलाएं हैं उनको ये अधिकार 1918 मतलब 1928 यानी कुछ वर्षों बाद मिला। चलो ये हमारे आर्टिकल था छोटा सा। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको कि चुनाव के थ्रू चुना जाता है, ये साथ में मिलते हैं और जो पूरी जनसंख्या है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये फैसले करते हैं। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटी अनलेस इट अलाउज वॉट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें ये कह रहा है कि आजकल के दिनों में कोई भी जो सरकार है वो खुद को डेमोक्रेसी नहीं कह सकती है। कब तक? जब तक वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अलाउ नहीं करती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इसका मतलब ये है कि देश में जितने भी एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स हमारे देश में क्या है, एडल्ट की उम्र 18 है, मतलब हमारे देश के अंदर जितने भी 18 उम्र के ज़्यादा के लोग हैं या फिर बाकी कंट्रीज़ में जो भी रिक्वायरमेंट है एडल्ट का उसके ऊपर हैं, उन सबको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। यही है हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन दैट ऑल एडल्ट्स इन कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मतलब क्या है कि भाई जितने भी एडल्ट्स हैं हमारे देश के अंदर उनको वोट करने का अधिकार है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। इसमें ये कह रहा है लेकिन ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज टाइम व्हेन गवर्नमेंट डू नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। इसमें कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हो कि कभी ऐसा भी समय हुआ करता था जब जो सरकार है वो महिलाओं को और गरीबों को इलेक्शन के अंदर यानी चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने देती थी। इन द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। जो शुरुआती रूप था हमारी सरकार का, वो सिर्फ वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, मतलब वो आदमी जो कि पढ़े लिखे हुए हैं और जिनके पास में कोई प्रॉपर्टी है, उन्हीं को अधिकार देती थी कि वो वोट कर सकते हैं। दिस मेंट दैट वुमेन पुअर द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास में जायदाद नहीं है और या फिर जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड। और जो देश है वो इन्हीं कुछ जो पढ़े लिखे लोग, जो पैसे वाले, इनके पास प्रॉपर्टी होती थी, इन्हीं जैसे लोगों द्वारा चलाया जाता था और यही लोग जो हैं ये देश के नियम कानून बनाते थे। तो सीधी सी बात है भैया, ये अपने फ़ायदे के लिए नियम कानून बनाते होंगे, है कि नहीं। इन इंडिया यानी भारत में बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। सिर्फ एक बहुत ही जो अल्पसंख्यक लोग थे जिनको कि वोट करने का अलाउंस था, मतलब वो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। और फिर वो साथ में आके जो भी मेजॉरिटी है, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं उन सबके मतलब उन सबके कैसे काम वाम करना है, सब पे बात करते। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। इसमें ये कह रहा है कि कई सारे जो लोग थे, जैसे कि गांधी जी और भी कई सारे लोग थे, वो इस अनफेयर जो ट्रीटमेंट हो रही, जो अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं, इनसे बहुत ज़्यादा शौक, बहुत ज़्यादा मतलब उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसके वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। और इन लोगों ने क्या किया, इन सभी ने ये मांग करी कि जितने भी देश में वयस्क लोग हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं, उनको अधिकार दिया जाए। किसका अधिकार दिया जाए? वोट करने का अधिकार दिया जाए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यही कहलाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेट। अपनी जो जर्नल है, मतलब अपनी जो बुक है यंग इंडिया, जो कि 1931 में आई थी, उसमें गांधी जी ने कहा है, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव वोट, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में बहुत सारा धन है, सिर्फ उसी को वोट मिले, मतलब उसी को वोट दिया जाए। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा कैरेक्टर है बट कोई धन या फिर कोई शिक्षा नहीं है, उसको वोट ना दिया जाए। और दैट अ मैन हु वर्क honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। और एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो कि दिन रात सिर्फ मेहनत करता रहता है, उसको सिर्फ गरीब होने की बिना पर, मतलब गरीब होने के बेसिस पे वोट ना दिया जाए। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे
ये जो पूरा चैप्टर है इसकी मीनिंग। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्वेश्चन आंसर करने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज। लुक एट द स्टेटमेंट इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट। क्या कह रहा है, जो लेफ्ट में हमारा कॉलम है इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं इनको देखिए। कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू। क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं। प्लेस टिक मार्क अगेंस्ट द लेवल यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट। उस लेवल जो कि आपको लगता है कि भाई ये सेंटेंस उसके लिए एकदम सही है, उसके सामने क्या कर दो, टिक लगा दो। तो पहला क्या दिया है, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया। मतलब ये है कि भारत की जो सरकार है उसने रशिया के साथ में कैसे शांतिपूर्ण जो संबंध हैं उनको बनाने का, उनको रखने का क्या किया है, फैसला किया है। तो भाई देखो ये जो है मतलब देशों के बीच की बात है, तो ये किसका, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। किसका काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। The decision of the government of West Bengal on whether to have board exam in 8th for all the government school। इसमें कह रहा है कि भाई जो वेस्ट बंगाल है उनकी सरकार ने ये मतलब डिसीज़न है कि 8वीं क्लास के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो 8वीं क्लास है उसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम कराया जाए या ना कराया जाए। तो देखो वेस्ट बंगाल क्या है, एक पूरा राज्य है, तो राज्य के लिए कौन फैसला करेगा, राज्य सरकार करेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन बिटवीन देवघर एंड कन्याकुमारी। देब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में 2 नई ट्रेन, तो ये सेंट्रल का ही काम है। द डिसीजन टू लोकेट अ कॉमन वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ विलेज। किसी गांव में कोई एक कुआं खोदना है उसके लिए जगह ढूंढना, तो ये हमारे किसका, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ बिग चिल्ड्रन पार्क इन पटना। पटना के अंदर एक बड़ी सी चिल्ड्रन पार्क बनाना, तो भाई पार्क बनाना है पटना। पटना क्या है, ये हमारा जिला होता है, तो ये लोकल में ही जाएगा। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, ये स्टेट में जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू 1000 रुपी नोट, ये सेंटर में जाएगा। जो पैसे वैसे होते हैं ये किस में जाते हैं, सेंट्रल में ही जाते हैं। ठीक है, ये है इसके सारे आंसर। अब चलिए क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। जो शब्द सरकार, इससे आप क्या समझते हो। लिस्ट 5 वे इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। 5 वो तरीके लिखो जिसमें आपको लगता है कि जो सरकार है वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। तो ये है आंसर। द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक डिसीजंस एंड मेक लॉ फॉर द सिटीजन ऑफ ऑल ऑफ द कंट्री इज़ द गवर्नमेंट। मतलब एक ऐसी संस्था जो कि क्या करती है, जो कि फैसले बनाती है, फैसले लेती है, कानून बनाती है देश के सभी नागरिकों के लिए, वो क्या होती है, वो होती है गवर्नमेंट। अब 5 जो हमारे वे थे वो कौन कौन से। पहला ये है कि वो हमारी जो बाउंड्री है, हमारी जो सीमा है उसकी रक्षा करती है। जो शांति है देश में वो बनाए रखती है। जो महंगाई है देश की उसको कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो रिलीफ एड जो सहायता है वो पहुंचाती है और हमको सुरक्षा मुहैया कराती है। कौन, सरकार। अगला है, वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरी वन इन फॉर्म ऑफ लॉस। तो इसका आंसर है, द गवर्नमेंट नीड टू मेक रूल्स फॉर एवरी वन इन द फॉर्म ऑफ लॉ टू एडमिनिस्टर द कंट्री प्रॉपरली। मतलब ये है कि जो सरकार है उसको सभी के लिए जो कानून है वो बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जो देश है उसका सही से क्या हो सके, प्रशासन हो सके, यानी कि देश सही से चल सके। इसलिए जो हमारी सरकार है वो सभी के लिए कानून बनाती है। अगला दिया हुआ है, नेम 2 एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के 2 एसेंशियल फीचर बताइए। तो पहला क्या है कि हम अपना खुद का लीडर चुन सकते हैं, और दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार है उसको अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करना पड़ता है। मतलब वो जो भी कोई काम करती है, जो भी कदम उठाती है उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगला दिया है, व्हाट वाज द सरफेस मूवमेंट। यानी जो सरफेस आंदोलन था वो क्या था। व्हाट डिड इट अकम्प्लिश, और उसने क्या अकम्प्लिश किया। तो इसका आंसर होगा, द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट फॉर वुमेन्स। द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन वॉज कॉल्ड द सरफेस मूवमेंट। यानी जो महिलाओं के लिए जो चुनाव के अधिकार का जो एक मुहिम थी, एक जो आंदोलन था, वो हमारा क्या, वही हमारा सरफेस मूवमेंट कहलाता है। ठीक, और इसने क्या अकम्प्लिश किया, इसने ये अकम्प्लिश किया कि महिलाओं को वोट करने का क्या मिला, अधिकार मिला। अब इसके बाद में हमारा 5th वाला है, रुक जाइए यहाँ से देख लेते हैं।
Gandhiji strongly believed that every adult in the India should be given the right to vote. गांधी जी का ये मतलब ये बहुत ही मजबूत विश्वास था, बहुत ही इस चीज़ पे वो मानते थे कि देश के जितने भी जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनको वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए. हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यू, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो उनके व्यूज़ मतलब उनके विचारों को नहीं देखते थे. दे फील दैट इलिटरेट पीपल हु आर मेनली पुअर शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट. उनका ये मानना था कि जो अनपढ़ लोग जो कि मुख्यतः गरीब हैं, उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं देना चाहिए. वॉट डू यू थिंक, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आपको लगता है कि क्या ये किसी प्रकार का भेदभाव है? गिव 5 पॉइंट टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दीज विथ क्लास. 5 पॉइंट दो अपने जो भी आपका विचार है उसको सपोर्ट करने के लिए, और आप उसको अपनी क्लास के साथ में शेयर भी करो. तो चलिए, मैंने इसमें 2-3 पॉइंट आपको सिर्फ करके बताए हैं, बाकी आपको खुद से करना होगा. तो मेरे हिसाब से तो जी हाँ, ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है. क्यों डिस्क्रिमिनेशन है भाई? जब देश की आज़ादी में जब सब लोग पार्टिसिपेट ले रहे थे, तब उसमें क्या ऐसा था कि सिर्फ अमीर ने पार्टिसिपेट किया था? नहीं. देश की आज़ादी में जितना खून गरीबों का बहा है, उतना ही खून किसका है? बाकी अमीरों का भी है कि नहीं? जितना पार्टिसिपेट अमीरों ने किया है, उतना ही पार्टिसिपेट गरीबों ने भी किया है. जितनी मेहनत अमीरों ने करी है, उतनी मेहनत गरीबों ने भी करी, बल्कि गरीबों ने तो ज़्यादा मेहनत करी है कि नहीं? अमीरों को क्या है भाई, एक दिन नहीं गए, दफ्तर नहीं गए, ऑफिस में नहीं गए, काम नहीं किए, उनके घर में कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. लेकिन गरीबों को क्या है, वो 2-3 दिन कहीं काम पे नहीं गए तो उनके घर में चूल्हा चौका रुक जाएगा. ये जानते हुए भी कि घर में लोग भूखे बैठे, उसके बावजूद जो गरीब थे वो बेचारे लोग देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर शामिल हुए हैं. तो ये अधिकार इन लोगों को, कुछ लोगों को किसने दे दिया कि वो ये कहें कि भाई गरीब लोगों को वोट नहीं करना चाहिए? क्यों? खून उन्होंने बहाया, मेहनत उन्होंने करी है, तो गरीबों को क्यों नहीं देना चाहिए वोट? इंडिया इंडिपेंडेंस वॉज द रिजल्ट ऑफ एवरी वन एफर्ट. मतलब भारत की जो आज़ादी है वो सभी लोगों की जो एफर्ट है, सभी लोगों की जो कोशिशें हैं, उसका एक क्या है, उसका एक रिजल्ट था. वेल्थ कैन नॉट रिप्रेजेंट विजडम. जो वेल्थ है, जो धन है, वो सिर्फ विजडम यानी कि बुद्धि को नहीं दिखाता है. मतलब ये कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं, ठीक, जो कि पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे सांसारिक ज्ञान के बारे में पूछते हो तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है. मतलब वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा कमाल के लोग होते हैं, भले पढ़े लिखे ना हो. गवर्नमेंट इज़ फॉर्म टू मीट द नीड ऑफ एवरी वन, नॉट सेलेक्टेड फ्यू. मतलब यही कि जो सरकार है वो इसलिए बनी है ताकि वो सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, कुछ गिने चुने लोगों की ज़रूरतें पूरा कर सके. इसके लिए सरकार नहीं बनती है, ठीक है ना? इसीलिए सरकार को बनाने में भी हर किसी का हाथ होना चाहिए. मतलब सभी लोग, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए सरकार को बनाने में. तो ये 3 पॉइंट मैंने दिए हैं. अपनी तरफ से आप 2-3 पॉइंट और इसमें लगा के कर सकते हो. तो ये था हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन. इसी के साथ में हमारी जो आज की क्लास है यहीं पे ख़त्म. अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ या इससे पहले कोई भी वीडियो आई है उससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो. और दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे फिर से कहूँगा, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.